हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीवर्स एकेडमी में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। तो आज इसमें एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो कि बताती हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जानने के लिए सबसे पहले ये बता दें कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? हम स्टेट को हम कंट्री को जो है हम स्टेट से सिग्निफाई करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री होता है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए पहले इस बात को समझ लीजिए कि फेडरल और यूनिटरी क्या होता है। तो दो तरह के गवर्नमेंट्स होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहां पे पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही सरकार हो, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होते हैं, तो उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे कि केंद्र में एक सरकार हो और राज्यों की अलग सरकार हो। जैसे कि भारत में राज्यों की अलग सरकार है और केंद्र में एक सरकार है। इस तरह की सरकार को जो है हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जांपल, एक फेडरल कंट्री कौन सी है? इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और फ्रांस जो है एक यूनिटरी कंट्री है, जहाँ भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। लाइक यूएसए जो है वो एक फेडरल कंट्री है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक यूनिटरी कंट्री है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फेडरल क्वालिटीज है, क्या फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज पर थ्री लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो पावर का जो डिवीजन किया गया है, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो किस माध्यम से किया गया है? वहाँ तीन लिस्ट बनाए गए हैं। यूनियन लिस्ट मतलब वो अधिकार जो कि स्टेट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। और जो अधिकार स्टेट के पास आते हैं वो आते हैं स्टेट लिस्ट में। और कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार है, वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जैसे आने वाले मामले हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ये सारे जो मामले हैं, सिटीजनशिप, ये सब आता है यूनियन लिस्ट में। और स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट में आता है यहाँ की पुलिस, यहाँ के रास्ते कैसे बनाए जाएंगे, ये सब जो मामले हैं वो इसमें आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? वो एजुकेशन पॉलिसी, जैसे एजुकेशन वगैरह है, तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें कि दोनों के पास अधिकार है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। इफ एन अमेंडमेंट अफेक्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर, इट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय एटलीस्ट टू हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम दूसरी तरीके से अगर क्लासिफाई किया जाए तो वो रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली हम अमेंड कर सकते हैं उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम बहुत मुश्किल से अमेंडमेंट होता है और टफ होता है अमेंड करना, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो एक रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है और इसमें कोई भी अमेंडमेंट लाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट आता है और वो अमेंडमेंट अगर किसी स्टेट को, बाकी स्टेट को इफेक्ट करता है, तो हमको बाकी सारे स्टेट से जो है परमिशन लेना, मतलब वहां से जो है हमको इसको पास 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से हमको पास कराना होता है। एक सिंपल इसका एग्जांपल देते हैं। सदन में मान लीजिए जो बिल पास होता है, वो अगर किसी स्टेट को, दूसरे स्टेट को इफेक्ट नहीं करता, तो वहां पे वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि जितने लोग वहां प्रेजेंट है उसके जो हाफ ऑफ द नंबर, मतलब हाफ से एक वोट ज्यादा पे वो पास हो जाएगा। मान लीजिए कि सदन में, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं 545 मेंबर्स होते हैं, और मान लीजिए कि सिर्फ 100-150 लोग प्रेजेंट है सदन के अंदर, तो उस वक्त वो सिर्फ कितने में पास हो जाएगा? 76 वोट में वो वहां से पास हो जाएगा सदन से। ठीक है, उसके बाद तो ये है सिंपल मेजोरिटी। और क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी। वो दूसरे केसेस में आता है, जब हम कोई मान लीजिए मनी बिल को रिलेटेड मैटर है, या मान लीजिए कोई टैक्स इम्पोज होने वाला है, तब वहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो उसमें क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मतलब दोनों सदनों का मिलाकर के 50% से एक वोट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो तीसरा केस है, मान लीजिए कि इसमें, मान लीजिए ये पूरे सारे स्टेट्स को इफेक्ट कर रहा है, ये एक ऐसा कोई चीज है जो कि बाकी स्टेट्स में भी इफेक्ट करेगी। मान लीजिए पूरा जीएसटी लगा रहे हैं, या फिर इस तरह का कुछ ऐसा कानून आ रहा है जो बाकी स्टेट्स को भी काफी इफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, या फिर प्रेसिडेंट का वोटिंग जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि बाकी जितने स्टेट है, 29 स्टेट है, तो तुमको 17 स्टेट्स में जीतना होगा, तो जाकर वो जिस बिल वहां से पास होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आया? अब तीसरा जो है, लाइक अदर फेडरल स्टेट, आवर कंट्री आल्सो हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एसेंशियल फीचर।
तो इसमें क्या है, तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि भारत में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम करने जा रहे हैं यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि वो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें यूनिटरी फॉर्म भी है। ठीक है, तो पहला चीज है इंडिया हैज सिंगल सिटीजनशिप। हम इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं, बट फिर भी उसके अंदर यूनिटरी चीजें हैं, जैसे कि बाकी फेडरल कंट्रीज के अंदर दो सिटीजनशिप होती है, आप स्टेट के भी सिटीजन होते हैं और आपके पास सेंट्रल की भी सिटीजनशिप होती है। लाइक अमेरिका में आपके पास क्या है, स्टेट की भी सिटीजनशिप है और आपके पास सेंट्रल की भी सिटीजनशिप, अमेरिकन सिटीजन भी हो और मान लो आप न्यूयॉर्क में रहते हो तो वहां के भी सिटीजन हो। ठीक है, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, आप सिर्फ भारतीय नागरिक हो, आप मान लीजिए बिहार में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, झारखंड में रहते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी सिटीजनशिप आपकी नहीं है, आप मूल रूप से जो है भारतीय हैं। दूसरा क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। इसमें क्या आता है कि जो मेन बड़े मुद्दे हैं लाइक डिफेंस हुआ, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हुआ, ये सारे जो मैटर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। कुल मिलाकर 97 मामले ऐसे हैं, जो चीजें ऐसी हैं जिसमें की जो यूनियन लिस्ट में है, और 66 मैटर्स जो है सिर्फ स्टेट लिस्ट में ऐड किए गए और 47 मैटर्स जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो इसमें जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे ये दर्शाता है कि जो इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ज्यादा जो है वो यूनिटरी की तरफ का झुकाव ज्यादा है। ठीक है, ऐसा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। तीसरा क्या है, रेसिडुअरी पावर्स आर बिलोंग टू द सेंटर। इसका मतलब क्या है, रेसिडुअरी पावर्स क्या होते हैं, तो चलिए समझिए इस बात को, कि मान लीजिए कि वो मैटर जो कि ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर उसमें कोई कानून बनाया जाए तो वो फिर वो कौन बनाएगा, तो वो जो है वो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो वो मामले कौन से हैं, तो वो मामले हैं जो कि भारत आजाद जब हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो वो चीजें सब अवेलेबल नहीं किया, वो चीजें वो सब नहीं थी, लाइक टेलीकम्युनिकेशन रूल या फिर साइबर क्राइम, ये सब चीजें उस टाइम नहीं था। तो उनके जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत बाद में बनाए। 92 के देश में जो साइबर लॉ, साइबर क्राइम के लिए जो कानून बनाए गए, टेलीकॉम रूल्स बनाए गए, वो 92 के बाद बनाए गए, 1992 के बाद। तो ये रूल, ये पावर किसके किसके पास, ये किसको मिला, ये मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये रेसिडुअरी पावर है, इसका पूरा इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चौथा क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेंट्रल एज फॉर द स्टेट। अब जो सेंट्रल हो या स्टेट, संविधान जो है उसका जो फ्रेमवर्क है वो पूरा सेम है, भले कानून कुछ कुछ चीजों को लेके जो है अलग हो सकते हैं, एग्रीकल्चर का लॉ अलग हो सकता है, कानून अलग हो सकता है, लेकिन और ट्रेड का रूल अलग हो सकता है, लेकिन मूल रूप से संविधान का फ्रेमवर्क है दोनों जगह सेम है। मगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के हर स्टेट में उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत के पास सिर्फ एक ही संविधान है। ठीक है, पांचवा क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन इमीडिएटली टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू अ यूनिटरी वन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए तो स्टेट के जितने पावर है सारे खत्म हो जाएंगे, जो अब जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है वही सारे रूल्स जो है रेगुलेशन वही पूरे देश को चलाएगी। तो उस टाइम जो है जो ये फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगी यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो इसका भी जो पावर है, नेशनल इमरजेंसी जो पास कराने का पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये भी एक यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, दूसरा क्या है, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। अब जो सदन में जो आमतौर पर फेडरल स्ट्रक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सदन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, पॉपुलेशन के या फिर एरिया के हिसाब से नहीं होता। मगर राज्यसभा में जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीट का, वो किस आधार पे किया गया है, जनसंख्या और पॉपुलेशन, जनसंख्या और एरिया के आधार पर किया गया कि उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है वो कितना है, उसके आधार पर सीट बांटा गया कि हर स्टेट को कितना सीट मिलेगा। तो ये भी एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की निशानी है जो कि भारत के संविधान में है। तो इसीलिए भारत जो है वो ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना ही पूरी तरीके से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझ सकते हैं कि मतलब ये 70:30 का रेशियो है, इसीलिए इसको हम क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। भारतीय जो गवर्नमेंट है इसको क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है।